हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं हमारे आखिरी दाव सीरीज का फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके 25 to 26 क्वेश्चन जो है हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफाई द फंक्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स अ नॉन पीरियोडिक मोशन। किसको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हम? नॉन पीरियोडिक मोशन। पहले नॉन पीरियोडिक मोशन होता क्या है ना? नॉन पीरियोडिक मोशन को समझने के लिए हमें पीरियोडिक मोशन के बारे में समझना पड़ेगा। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है अ मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। जो मोशन एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। एनसीईआरटी के अंदर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है, सम फंक्शंस लाइक लॉग, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, है ना। नॉन पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन से होंगे? लॉगरिथम, लॉग वाला फंक्शन हो गया हमारा, है ना, log function and exponential function, these two functions are the non periodic motion because या तो ये increasing होते हैं या फिर ये decreasing होते हैं, लेकिन ये certain interval of time के बाद वापस से repeat नहीं होते हैं। देखते हैं इन चार ऑप्शन में से आपको exponential function दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब अगर पीरियोडिक मोशन की बात करते हैं तो जो साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, ये दोनों ही फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। इसीलिए हार्मोनिक फंक्शंस भी इनको बोला जाता है। इसीलिए हम एसएचएम में भी जो है हमारे साइन और कॉस के फंक्शन रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं, क्या दिया हुआ? ड्यूरिंग अ क्लाउडी डे प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो मे बी क्रिएटेड। सब लोगों ने देखा होगा रेनबो, है ना। आपने देखा होगा कि एक रेनबो के ऊपर दूसरा रेनबो रहता है, तो वो कौन सा ऊपर होता है, कौन सा रेनबो नीचे रहता है, उसको समझने के लिए मैंने आपने देखा होगा, यहाँ पे थियरी दिख रहा है, देखो ये सिंपल सा हमें याद रखना है ना। प्राइमरी रेनबो की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी रेनबो इज द 3 स्टेप प्रोसेस। दो उसमें क्या होंगे? रिफ्रैक्शन होंगे, और एक उसमें क्या होगा? टीआईआर होगा। इस तरह से अगर हम लोग देख लेते हैं, ये ड्रॉप है हमारे पास, और यहाँ से जो है अगर एंटर होती है हमारे लाइट, और यहाँ से ये देखिए, ये इस तरह से वापस से बांध कर दी, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन और 1 टीआईआर, तो 3 स्टेप प्रोसेस हो गया है। सेकेंडरी रेनबो हमेशा क्या रहेगा? 4 स्टेप प्रोसेस होगा। उसमें 2 रिफ्रैक्शन होंगे, लेकिन उसमें क्या होंगे? ये इस तरह से जाएंगे, 2 टीआईआर होंगे। एक बार यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक दूसरी बार यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहाँ से निकल के देन रिफ्रैक्ट हो रही है। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस हो गया है। क्लियर है? इसके अंदर अब उसमें से कौन ब्राइटर होता है? प्राइमरी रेनबो इज द ब्राइटर। सेकेंडरी वाला क्या होता है? प्राइमरी की कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइटर होता है, बहुत लाइट शेडेड रहता है ये। इसका अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? रेड टू। अगर इसका सीक्वेंसिंग की बात करें तो रेड टू वायलेट इसका सीक्वेंसिंग रहेगा, और सेकेंडरी का सीक्वेंसिंग उल्टा, वायलेट टू रेड इसका सीक्वेंसिंग रहेगा। कौन ऊपर बनता है? अगर ये प्राइमरी रेनबोज है तो इसके ऊपर जो है आपको क्या दिखाई देंगे? ये सेकेंडरी रेनबो दिखाई देंगे। क्लैरिटी आ चुकी है सबको? तो अब हमेशा याद रखना है, सबसे पहले ब्राइटर कौन सा है? प्राइमरी। ये क्या है? हमारा फेंटर है, लाइटर होगा। उसके बाद में सीक्वेंसिंग रेड टू वायलेट, ये क्या होगा? उल्टा वायलेट टू रेड होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये कितना है? 3 स्टेप प्रोसेस, दिस इज 4 स्टेप प्रोसेस। कौन ऊपर होता है? सेकेंडरी ऊपर होता है प्राइमरी के। तो दोस्तों इसके अंदर से आप देखें कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है यहाँ पे? सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है, सेकेंडरी रेनबो इज ड्यू टू डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स फॉर्म अबाउट द प्राइमरी वन। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, अरे ये हमारा क्वेश्चन आ चुका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। दोस्तों ये बात आप लिख कर ले लीजिए, इस बार भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन आने वाला है 100%। ये वो टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है, तो दिमाग में बैठा देना है, फिक्स कर देना है कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो हमें 100% आनी चाहिए। ड्यूअल नेचर में से इसी पे क्वेश्चन आया है, और
देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अ लाइट रे हैविंग अ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। माय डियर ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, इसको हमने लिख दिया है E से, E इक्वल टू 4.2 eV are falling on a metal surface having work function of 2.2 eV, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.2 eV। माय डियर वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन का मतलब है जो मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर फेंकने के लिए, मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए दोस्तों, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। भैया किसी को क्लास के बाहर फेंकना है, किसी को क्लास के बाहर भेजना है, तो उसको एक सर्टन जो फूड पैकेट हम दे रहे हैं कि भाई यार बिल्कुल एनर्जी नहीं है, एक मिनिमम एनर्जी जो दे रहे हैं कि अगर वो खा के क्लास से बाहर निकल जाए, वो मिनिमम एनर्जी हमारी क्या होगी, वर्क फंक्शन। अगर उससे ज्यादा एनर्जी दे दिया तो क्लास के बाहर निकल के जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, मिनिमम एनर्जी से ज्यादा, वर्क फंक्शन से ज्यादा जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलकर वो क्या हो जाता है, भागने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी फंडा यही है, वो मिनिमम एनर्जी जो मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए चाहिए उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। हमें निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां से निकाल सकते हैं, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास में है, अगर हम उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसको दे दें तो वो स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए बोला जाता है काइनेटिक मैक्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और ये हो गया हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला E इंटू, यहाँ पोटेंशियल जो है वो कौन सा है, रोकने वाला पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लैरिटी आ चुकी है, तो इक्वेशन ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन बनती है E इक्वल टू 5 प्लस E इंटू V नॉट। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब याद रहे यार, इसमें E5 E V नॉट ये सब किसमें रखे हुए हैं, जूल में, है ना। और अगर हमारे को एनर्जीज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो इन सब को किससे डिवाइड कर दीजिए, E से डिवाइड कर देंगे। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन में आप लिखेंगे E इक्वल टू 5 प्लस E से डिवाइड करने पर सिर्फ V नॉट बचेगा। तो अब ये जो है ये किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ एनर्जी किसमें रखनी पड़ेगी, EV में। EV में रखिए, कितना है 4.2, 5 कितना है 2.2 प्लस V नॉट जो है हमें पोटेंशियल निकालना है, 4.2 माइनस 2.2 इक्वल टू V नॉट। भैया जी V नॉट आ गया है 2 वोल्ट, एकदम चिन्ह इक्वेशन। क्लैरिटी आ चुकी है सब लोगों को। अगर एक और आपको यहाँ पे जाते जाते एक शॉर्टकट बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है, देखिए क्या होने वाला है। कभी कभार क्वेश्चन में इसमें सबसे बड़ा दर्द जो है ना यार, वो मल्टीप्लिकेशंस के। तो आपको ध्यान रखना है E इक्वल टू, एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूं 12400 अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जो आपका hc बाय लैम्डा जो फॉर्मूला है, hc का मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसमें E जूल में नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। और इस वेवलेंथ को रखना पड़ेगा आपको एंगस्ट्रॉम में, इसमें रखना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम में। क्लैरिटी आ चुकी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ये इक्वेशन दिमाग में रखना है, ये इक्वेशन का यूज करेंगे जूल में। अब जब जूल में रखते हो तो E की जगह पे h न्यू यूज करते हैं। न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, h मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला ही होता है h न्यू, और इसी न्यू को लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा। तो कभी थोड़ा बहुत घुमा देना तो कंफ्यूज मत होना बेटा। और ये रहा 5 को लिख दीजिए h इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है हमारे पास में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर 5 एनर्जी है जिसको मिनिमम एनर्जी बोलते हैं, तो ये क्या हो गया है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया है, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। E इंटू V। और अगर हमें यही एनर्जी किसमें है, सब कुछ जूल में है। और यही अगर हमें किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो डिवाइड कर देते हैं E से। तो आपको एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा, इस EV डिवाइड बाय E, तो बचा कितना V नॉट। तो V नॉट हमें वोल्टेज मिल जाएगा। क्लैरिटी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है ना यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। कंफ्यूजन कुछ भी आया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया है मेरा पसंदीदा चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से। देखिए क्या दिख रहा है, इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन दिया गया है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है।
है ना। नीट 2022 में जो सारे ही क्वेश्चन जो है काफी इजी आए हैं, तो लगता है इस बार नीट 2023 में भी सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या आने वाले हैं, इजी आने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, क्या करना है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, अरे वाह वाह वाह, 2 और 1 के बीच में जो कांटेक्ट की वजह से फोर्स आ रहा है, हमें वो फोर्स जो है फाइंड आउट करना है। तो यार एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे ये अभी बैलेंस कंडीशन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले हम लोग इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, है ना। एक बेसिक सा FBD बनाते हैं। तो चलिए जी, ये लीजिए रहा इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। एक काम करते हैं, पूरे सिस्टम को एक साथ ले लेते हैं। ये कितना आया, 3 + 2 + 1, क्लियर है। और एक फोर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, और इधर से ये फोर्स लग रहा है F2 = 18 न्यूटन, क्लियर है यहाँ पे। अब और कौन कौन से फोर्सेस हमारे यहाँ लग सकते हैं, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया। मेंशन क्या है, देखिए, कंसीडर द सरफेस टू बी स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब फ्रिक्शन नहीं लग रहा है मतलब और भी जिंदगी हो गया यार, बहुत इजी हो गया है। अब ये रहा, बताइए वेट जो है आपको सीधा याद भी होगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वेट का कौन सा कंपोनेंट रहता है, साइन कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा टोटल मास, कितना हो रहा है 6g sin 30। नहीं हो तो याद रखने का है ना, ये हमारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड में है ना। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कौन सा कंपोनेंट, कॉस। ये 30 है तो ये भी 30 होता है, क्लियर है। तो अभी हमें परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन की जरूरत नहीं है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन से ही काम बन जाएगा। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन की जरूरत कब पड़ती, जब यहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगता। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू n, तो उसके लिए जो n चाहिए रहता है ना बेटा, n के लिए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जाने की जरूरत है, अभी जाने की जरूरत नहीं है। आराम से आप देखिए, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आपके पास आ चुका है। ये भी कितना हुआ, जी को भैया जी कितना ले लेते हैं 10, बाबा कितना हो गया ये हमारे पास में आ गया 60 × sin 30 30 हो गया। अब देखिए यार, आई थिंक डाउनवर्ड में जो है 30 + 18 48 लग रहा है, अपवर्ड में लग रहा है 60। आपको नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है ना, मैं नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो पहले एक काम करिए, आप निकाल दीजिए यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम A इक्वल टू क्या हो गया है, नेट फोर्स अलोंग, ये कहाँ आ रहे हैं, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है ना, नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अपॉन टोटल मास। टोटल मास यहाँ पर कितना है हमारे पास, टोटल मास दिख रहा है 6। तो अब यहाँ पे देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, 60 न्यूटन, पॉजिटिव ले लेते हैं। डाउनवर्ड में कितना फोर्स लग रहा है, देखिए ये जो फोर्स है 30 हो गया है ना, ये फोर्स हमारा 18 हो गया है। दोनों ही मोशन के अपोजिट जा रहे हैं तो इसको हमें नेगेटिव लिख देना चाहिए, है ना। तो नेगेटिव में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, ये 30 + 18 डिवाइड बाय टोटल मास बिकम 6। तो ये कितना होगा, 12 डिवाइड बाय 6, 2 मीटर/सेकंड²। माय डियर, एक्सेलरेशन मिल चुका है, एक्सेलरेशन मिल गया है। सर एक्सेलरेशन निकाल के क्या ही कर लेंगे, हमें तो नॉर्मल निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन की वहां जरूरत है। देख अब तू एक काम कर, तुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना, तुझे कांटेक्ट फोर्स निकालना है ना 2 और 1 के बीच में, तो 1 का FBD बना पहले तो, ये ले 1 का FBD, ये रहा हमारा 1 kg। क्या जितने एक्सेलरेशन से ये 3 to 1 ये जो पूरा सिस्टम है, जितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है 1 भी उतने एक्सेलरेशन से मूव करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, उतने ही एक्सेलरेशन से 1 भी मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में ए से। चलिए जी, एक्सेलरेशन मिल गया। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन 1 kg पे, एक लग रहा है सर F2 18 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
एक 1 kg 2 kg के साथ कांटेक्ट में है, कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन 2 ने 1 पे लगाया है ना, 2 ने 1 पे लगाया ना, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगेगी, ये रही। उसके बाद 1 kg का वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये लीजिए along the inclined plane वेट का कौन सा कंपोनेंट, mg sin थीटा, दिल में बसा लो बेटा इसको, 1 mg sin थीटा, तो 1g sin 30। अब आप बोलोगे सर क्या परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन कंपोनेंट लेंगे, नहीं लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम पास करेंगे, नहीं लेंगे। चलिए आ जाइए, अब इसको करते हैं हम लोग, इक्वेशन बनाते हैं। एक्सेलरेशन ऊपर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस दिखे, देखो न्यूटन बाबा को याद करना है, उनका सेकंड लॉ लगाना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करना है। नेट फोर्स में जो फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लेने का, और जो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट है उसको नेगेटिव लेने का। यहाँ पर आ गया n एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये वाला और ये वाला क्या है, एक्सेलरेशन के अपोजिट है, ये कितना आ रहा है 10 into sin 30 आ जाएगा 5, -18 -5 इक्वल टू मास इनटू मास कितना है 1 लिख रहा हूं बेटा, डायरेक्ट लिखेंगे अभी एक्सेलरेशन a, तो n -18 -5 1 into 2, तो सॉल्व करने पर मिला है 2 + 18 + 5, this become 25 न्यूटन। क्लियर है, नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल गया है 25 न्यूटन, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये सबको क्लियर हो गया था, ये क्लैरिटी आ चुकी है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लीजिए एक और थ्योरी क्वेश्चन आ गया, और अभी आजकल तो एनटी एनसीईआरटी के अंदर घुस के थ्योरी क्वेश्चंस दे रहा है। Two copper vessels A and B have two base area, have same base area but of different shapes. Okay, shapes अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। A takes twice the volume of water and B requires to fill up to particular common height। मतलब जो दोनों वेसल है, उन दोनों वेसल की हाइट जो है वो सेम है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट हमारा सेम रहने वाला है। दोस्तों प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh, ये क्या है, दिस इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, दिस इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। अब यहां पर भी लिक्विड कॉलम है, दोनों में आई थिंक उन्होंने जो वाटर ही है, लिक्विड भी सेम है, तो डेंसिटी सेम रहेगी, जी भी सेम रहेगा, और पूरा है हाइट भी सेम है, चाहे शेप अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा। हाइट सेम है तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, और इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जिसमें प्रेशर शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है, प्रेशर डिपेंड करता है तो सिर्फ और सिर्फ इस हाइट पे, इस डेप्थ पे। जितना नीचे जाओगे उतना प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए वो एच पे डिपेंड करता है। क्लैरिटी आ चुकी है। तो यहाँ पर प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ वेसल ए एंड बी इज सेम। चलिए आई होप ये क्लैरिटी आ चुकी है हम सब लोगों को, है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमने बेहतरीन फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन किया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स से आया है। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर के अंदर आप जब पढ़ते हैं तो पहले स्टार्टिंग में आप प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। प्रेशर के बारे में पढ़ने के बाद में आपने बॉयंसी फ्लोटेशन पढ़ा जाता है, फिर आप फ्लूइड स्टैटिक्स जिसके अंदर जो है आप पास्कल्स लॉ एंड ऑल ये सब पढ़ते हैं, फिर आप एंटर करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर, डायनामिक्स मोशन, काइनेटिक्स के अंदर। काइनेटिक्स की जब बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, और मोशन की जब बात करते हैं तो फ्लूइड मोशन में है, और जब फ्लूइड मोशन में होता है तो उनकी लेयर्स के बीच में होता है रेजिस्टेंस, और उसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो माय डियर यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है टर्मिनल वेलोसिटी।
ठीक है ना, आपको टर्मिनल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट अ रूम टेम्परेचर, उन्होंने बोला है, ठीक है। रेडियस ऑफ कॉपर गोल हमें दिया हुआ है, विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल जो है ये हमें दिया हुआ है, और विस्कस फोर्स निकालना है। जब भी विस्कस फोर्स निकालना हो तो दिल में घंटी बज जानी चाहिए, सर जी विस्कस फोर्स के तो दो ही फॉर्मूले है ना, कितने फॉर्मूले थे, दो फॉर्मूले हैं, है ना, यहाँ तीन, गब्बर की तरफ तीन, वो आदमी तीन नहीं है, दो ही फॉर्मूले हैं। आदमी दो कौन से हैं, स्टोक्स, और दूसरा आदमी जो हर जगह चैप्टर में आता है वो है न्यूटन, ठीक है। तीसरे कौन, हम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, स्टोक्स लॉ है और न्यूटन्स लॉ है। स्टोक्स लॉ, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा, स्टोक्स लॉ की बात करें, बेन स्टोक्स के रिलेटिव होंगे शायद, और बेन स्टोक्स क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट के अंदर होती है बॉल, और बॉल का शेप होता है स्फेरिकल, और इसीलिए स्टोक्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ओनली फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ओनली एंड ओनली। और इसका फॉर्मूला होता है माय डियर, स्टोक्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो हो गया Fv इक्वल टू 6 पाई नीटा Rv। क्या हो गया, F इक्वल टू 6 पाई नीटा Rv, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल। क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल, r इज द रेडियस ऑफ बॉल, नीटा इज द विस्कोसिटी। क्लियर। और एक और फॉर्मूला कौन सा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जहां पर हम विस्कस फोर्स की बात करते हैं, वह Fv इक्वल टू विस्कस फोर्स इक्वल टू नीटा A एंड व्हिच इज dv अपॉन dx। और वहां A जो है कांटेक्ट एरिया हो गया, dv बाय dx वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं इसको मानता हूं, उस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत बार इसके आने के चांसेस बन जाते हैं। क्लियर। तो अभी इस केस में आपको क्लियर कट दिखता है कि बॉल है यार, बॉल तो स्फेरिकल शेप होती है, तो ऑब्वियसली स्टोक्स लॉ लगाना है यार, इतना चिंदी क्वेश्चन दीजिए, स्टोक्स लॉ लगाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको F निकालना है, 6 कितना, 6 तो ये रहा पाई इनटू ईटा कितना, ये देखिए, अरे भैया जी विस्कोसिटी दिया है और यूनिट ऑफ विस्कोसिटी भी SI में है, तो कोई लफड़ा मगजमारी टेंशन नहीं है। 0.9 आ गया इनटू रेडियस कितना है 5 mm, तो 5 mm को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और विस्कोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी जो दिया हुआ है, टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कितना है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर में कन्वर्ट करो भैया जी इसको भी 0.1। क्लियर है। अब एक चीज बेटा ध्यान रखना है, टर्मिनल, अब ये तो मल्टीप्लिकेशन करना है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आपको आंसर इसमें से मिल रहा है वो सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन तो आप छोड़ ही सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको। एक चीज यहाँ पे मैं आपको एड ऑन करना चाहूँगा, एक चीज बोलना चाहूँगा, देखिए यार, और मल्टीप्लाई में भी अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो बिंदास, कोई टेंशन की बात नहीं है ना, क्योंकि एक 4.1 तो यूनिट से हो जाएगा है ना, ये हमारे पास में ये 10 टू द पावर से एक ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आपने अप्रोक्सीमेशन लगाया तो इसको 10 ले लो, इसको 1 ले लेना, इसको जो है पाई को आप 3 ले लेना, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करोगे मिल जाएगा। यहाँ मैं एक बात आपको बताने वाला था, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। अगेन सेम बॉल को जो है आप किसी भी विस्कस फ्लूइड के अंदर जो है डालते हैं, तो जब वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाता है, जब उसका वेट जो है एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स लगता है, और दूसरा फोर्स जो है यहाँ पे उसके मोशन की वजह से विस्कस फोर्स लग रहा होगा, तो वो जो बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इससे बैलेंस हो जाए, वेट ऑफ द बॉडी से बैलेंस हो जाए, तो वहां पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, नेट फोर्स 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, और मोशन में है, इस वजह से तो इसको सिर्फ विस्कस फोर्स आया था, तो इस वजह से वो मोशन में ही रहता है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्लियर है। टर्मिनल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, और टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर भी बहुत बार न्यूमेरिकल बनते हैं। क्लियर है। तो ये फ्लूइड से जो दोनों क्वेश्चन आए थे हमने डिस्कस कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, एक और क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पे दिया हुआ है, कतई घटिया क्वेश्चन बोलेंगे इसको हम लोग। ये तो हम जब आए थे
तैयारी के लिए तभी आ गया था। हमें क्या निकालना है, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड आर, फोर्स वेक्टर है और आर यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि आर जो है हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया है, तो आपको यहाँ एक चीज और बता देता हूँ कि फोर्स वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जो है इनका डॉट प्रोडक्ट आपको देता है वर्क और इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको देता है टॉर्क। याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट से हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, डॉट प्रोडक्ट से हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। अब यार देखो किड्स क्या करेंगे, पहले स्केलर प्रोडक्ट करेंगे फिर देखेंगे, है ना, उसके बाद में वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। मुझे दिख रहा है डम 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 डम, वेक्टर के चारों ऑप्शन अलग है, स्केलर प्रोडक्ट करो मत वेक्टर से करो सीधा, ठीक है ना। वेक्टर प्रोडक्ट कर दो, क्या करना है वेक्टर प्रोडक्ट में भी एफ वेक्टर क्रॉस, उन्होंने आर बोला है ना, एफ क्रॉस आर करना है। ये लीजिए आई कैप जे कैप के कैप, एफ रखिए क्या है F2 1 -1, ये कितना है देखिए, ये समझ में आता है आपको। क्रॉस प्रोडक्ट अगर याद हो तो एफ वेक्टर मैंने पहले लिखा है तो एफ के एक्स वाई जेड कंपोनेंट कर देते हैं। यही अगर टॉर्क निकालना होता तो आर क्रॉस एफ करते, टॉर्क निकालना होता तो आर क्रॉस एफ करते हैं, एफ क्रॉस आर नहीं करते। एफ क्रॉस आर कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, जो चाहिए था उसका नेगेटिव आंसर आएगा। ये रहा देखिए, इसका क्या हो जाएगा, ये समझ में आता है। क्रॉस प्रोडक्ट करते जाएं, इसमें आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है, आई कैप जे कैप के कैप फर्स्ट रो में, सेकंड रो में जो फर्स्ट है पहले कौन है एफ, तो एफ का एक्स कंपोनेंट, एफ का वाई कंपोनेंट, एफ का जेड कंपोनेंट, फिर कौन है आर वेक्टर, उसका एक्स कंपोनेंट क्या है 3, वाई कंपोनेंट क्या है 2, जेड कंपोनेंट क्या है -2, फिर ऊपर लिख दीजिए प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर, जब आप आई कैप निकालते हैं तो आई कैप के रो एंड कॉलम को भूल जाना है। किसको भूल जाना है, आई कैप के रो एंड कॉलम को भूल जाना है, भूल गए। बचा कौन, अरे ऐसा बोले कि चलेगा, बचा कौन सा, ये वाला पार्ट बच रहा है, तो ये लिख देंगे 1 2 -1 -1, ठीक है। फिर ये ऊपर देखिए ये प्लस माइनस प्लस, ये कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव लगाया। जेकेब के रो एंड कॉलम को भूल जाना है, बचा क्या 2 3, ये 2 3, इधर क्या बचा -1 -2, फिर प्लस जेकेब के रो एंड कॉलम को भूल जाना है, बचेगा क्या 2 3, और ये क्या आ रहा है यहाँ पे 1 and 2। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, ये देखिए -2 माइनस ऑफ -2 आई कैप माइनस, इधर मल्टीप्लाई करो कितना आया -4 माइनस ऑफ -3 जे कैप, अरे ठीक है भैया जी मान लेंगे यहाँ नीचे, ठीक है ना, प्लस इधर कितना आया 4 -3, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देख लीजिए कितना आ रहा है यहाँ पे, ये तो हो गया 0 आई कैप, इधर क्या होगा प्लस माइनस प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप। ओहो याद है, हमें पूछा है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर, y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, z वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो स्क्वायर रूट ऊपर है तो रूट 2, तो रूट 2 किसमें दिख रहा है, ये देखिए आंसर देख रहे हो। स्केलर करते तो टाइम वेस्ट होता, 2 ऑप्शन में दिख रहा था, सीधा वेक्टर से क्या, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे उसने दिए हैं, तो टाइम सेव करना है कहीं ना कहीं, ठीक है जी। हो गया ये, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, अरे वाह जी वाह, पोलराइजेशन का क्वेश्चन आ गया है। क्या दिया हुआ है, आफ्टर पासिंग थ्रू अ पोलराइजर, ओहो लाइट जो है अनपोलराइजर नहीं, अनपोलराइज नहीं है, वो पास हो चुकी है पोलराइजर से, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई, ठीक है, इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, ये रहा हमारा पोलराइजर, और मान लेते हैं थोड़ा सा मेरी ड्राइंग जो है काफी ज्यादा जो है अच्छी है, तो बुरा ना माने, और ये रहा एक्सिस, ये वाला देखिए,
इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये थीटा। ये एनालाइजर है हमारा, ये हमारा पोलराइजर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है हमें, थीटा एंगल दिख रहा है, क्लियर, ठीक है। और ये थीटा एंगल हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। कितना दिख रहा है, 30 डिग्री। यहाँ से जो लाइट आई है उसकी इंटेंसिटी कितना है माय डियर, आई इंटेंसिटी, क्योंकि पोलराइजर से निकल चुकी है। एक फॉर्मूला है, एक भैया जी है, एक अंकल जी है, याद आ रहा है कुछ? एक फॉर्मूला दिया था इन्होंने, क्या फॉर्मूला था, I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकालनी है जो एनालाइजर से निकल जाए। तो मान लीजिए यहाँ से निकलने वाली लाइट क्या है, आई डैश। तो ये जो है हमारे को रिजल्टेंट मिला वो आई डैश है। आई नॉट इनिशियली में कितना दिया हुआ है, आई है। ये कॉस थीटा कितना है, 30 डिग्री, उसका कर दीजिए स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 और उसका स्क्वायर। तो दिस बिकम 3i/4, दिस बिकम 3i/4। क्लैरिटी आ चुकी है यहाँ तक। तो 3i/4 ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, थर्ड, ऑप्शन नंबर जो है 3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ग्राफ वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, देखते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ kx, यही फॉर्मूला है। वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, k क्या हो गया यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट। x क्या हो गया है, एक्सटेंशन, जो भी स्प्रिंग में जो भी एक्सटेंशन हुआ है या कंप्रेशन, दोनों, एक्सटेंशन और कंप्रेशन, जो उसकी लेंथ में जो भी चेंज हुआ है, ठीक है। और Fs मतलब रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ये 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ग्राफ जस्टिस कर रहा है यार, स्लोप आ रहा है मेरे दोस्त नेगेटिव में, और नेगेटिव स्लोप ये तो नहीं हो सकता है, ये तो इसमें पॉजिटिव स्लोप है। ये तो पैराबोला की इक्वेशन से बचा कौन सा, क्लियर हो रहा है, जिसके अंदर स्लोप क्या हो, फोर्स और F, ये x दिया हुआ है, बिल्कुल। जब x 0 है तो फोर्स भी इसमें 0 होगा, लेकिन स्लोप क्या होना चाहिए, आप देखिए फोर्स की वैल्यू, ये x की वैल्यू नेगेटिव में होगी तो फोर्स यहाँ पे आएगा हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे जैसे फोर्स नेगेटिव हुआ तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसीलिए स्लोप जो है वो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट, क्लियर है यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, पढ़ते हैं। If the screen is moved away from the plane of slits in the Young's double slit experiment YDSC, जिसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर क्वेश्चन जो पूछा गया है देखिए। एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज इंक्रीजेस, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेस, लीनियर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज इंक्रीजेस, लीनियर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज डिक्रीजेस। तो यार दोस्त, पहले तो मुझे फॉर्मूले पता होने चाहिए, इसलिए बोलते हैं फॉर्मूले लर्न करने जरूरी है। YDSC की बात करते हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये किसका है बताओ, फ्रिंज विड्थ का। किसका फॉर्मूला है ये, फ्रिंज विड्थ का। फ्रिंज विड्थ जो अभी आप यहाँ देख रहे हो है ना, लीनियर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस, तो ब्राइट के बीच का गैप, तो डार्क के बीच का गैप इज नॉन एज द फ्रिंज विड्थ। और वही अगर हम एंगल में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, क्लियर है। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, YD अपॉन स्मॉल d, और इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल D। कैपिटल D क्या है, कैपिटल D का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। अब यहाँ पे देखिए, स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स, तो कैपिटल D जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्मॉल d क्या होता है, ये डिस्टेंस, दो स्लिट्स होते हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। और y क्या हो गया है, y का मतलब हो रहा है कि अगर मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा वाली लाइन है, और यहाँ कहीं इमेज बन रही है, जैसे इस तरह से ये जो है,
ये दोनों इस तरह से हमने लिख लिया है यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कैपिटल डी, ये डिस्टेंस स्मॉल डी, और यहाँ पे जो है हमारी इमेज बन रही है, तो ये सेंटर मैक्सिमा वाली लाइन से जहाँ इमेज बन रही है उसके डिस्टेंस पर। फॉर्मूले से देख लो यार, डी को आप बढ़ा रहे हैं, मूव अवे, डी बढ़ रहा है, दूर जा रहा है भैया, तो डी बढ़ेगा। डी बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले से देखो स्मॉल डी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। डी बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है फ्रिंज विड्थ जो है लीनियर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस विल इंक्रीज। क्या एंगुलर सेपरेशन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। देखो लैम्बडा बाय जो है यहाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, इसको स्मॉल डी कर दीजिए। क्लियर है? यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज में कोई चेंज आने वाला नहीं है, ठीक है ना। लैम्बडा बाय स्मॉल डी होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगर हम चाहें तो इसको जो है हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा फॉर्मूले में गड़बड़ लिख दिया है, इसको भी सही करो। ये फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। क्या फॉर्मूला होता है? लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये देखिए लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, वेयर लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। लैम्बडा क्या है हमारा? वेवलेंथ। लैम्बडा क्या हो गया? वेवलेंथ। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला आप चाहे, तो एक तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया है, इसको हमारा एक और फॉर्मूला हो जाएगा फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय कैपिटल डी। बट स्टिल क्योंकि फ्रिंज विड्थ डी पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है हमारे इस केस में, इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो थीटा जो है वो लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है और स्मॉल डी पे डिपेंड कर रहा है। तो एंगुलर सेपरेशन का कैपिटल डी में चेंज होने से एंगुलर सेपरेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्लियर कट बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जोश में एक क्वेश्चन हम आगे बढ़ गए थे। अब देखिए, अरे 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 क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम। 6th क्लास का क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, आज 6th क्लास का क्वेश्चन करा रहा हूँ। हैविंग अ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ से हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय मास। लीनियर मोमेंटम कितना दिया हुआ है? 0.3। मास 5 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट करना है 10⁻³ से। ये आ चुका है मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस निकालना है, लीनियर मोमेंटम है, कोई एक्सेलरेशन की बात नहीं की गई है, कोई फोर्स की बात नहीं की गई है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन आ चुका है। तो सिंपल सा हमारा जो स्पीड होता है ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ से उठा के इस वैल्यू को यहाँ रख देना। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई करना, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे कि 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक 300 विल बी द आंसर। 300 विल बी द आंसर। 300 क्लियर है? 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ होगा, 0.3 इंटू 10⁻³ बिकम 300। आइए जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गए। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। When a firecracker rocket explodes in a mid-air, its fragment flies in such a way that they continue move in the same path which the firecracker would have followed had it not exploded। अरे यार यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आया है ये फायरक्रैकर, यहाँ से वो ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होने के बाद एक पार्टिकल कहीं इधर गया होगा, दूसरा पार्टिकल कहीं पे भी इधर गया है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, बट इसका सेंटर ऑफ मास वही पाथ फॉलो करेगा जो ये ब्लास्ट अगर ना होता तो वो जो पाथ फॉलो करता वही सेंटर ऑफ मास पाथ फॉलो करता। तो वो कौन फॉलो करता? सेंटर ऑफ मास वो पाथ फॉलो करता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पाथ में कोई चेंजेस नहीं आता, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है वो इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है। और हमें पता है वेलोसिटी में चेंज तभी होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में चेंज तभी होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, और एक्सप्लोजन तो होता है इंटरनल फोर्स की वजह से। इसीलिए सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की जो डायरेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो बिना एक्सप्लोड हुए जिस पाथ को वो फॉलो करता, सेंटर ऑफ मास भी वही पाथ को फॉलो करेगा।
लेकिन जो पार्टिकल्स है जो ब्लास्ट होने के बाद दो अलग पार्टिकल्स में, दो फ्रेगमेंट्स में जो डिवाइड हुआ वो फ्रेगमेंट्स कोई और पाथ ट्रैवल कर सकते हैं। यहां उसने फायर क्रेकर वुड हैव फॉलोड, देखिए क्या बोला हुआ है, फ्रेगमेंट फ्लाई इन सच वे, ये बोल रहा है फ्रेगमेंट भी वही पाथ फॉलो करेंगे। भैया जी वो जरूरी नहीं है, इसका मतलब असर्शन आपका जो है वो करेक्ट नहीं है, असर्शन वाला जो पार्ट है आपका वो करेक्ट नहीं है। तो असर्शन करेक्ट नहीं है बट रीजन बिल्कुल सही लिखा है, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स अकर ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ओनली, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस एक्सप्लोजन। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आ गया है, देखिए ड्यूअल नेचर पे 2 क्वेश्चन। अगर आपको 4 मार्क्स कंफर्म करने हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ के जाना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया, ये लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया, लाइट की फ्रीक्वेंसी दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना, वही हमारा फॉर्मूला हमने जो लिखा था h nu इक्वल टू h nu नॉट प्लस, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा होता तो e v नॉट लिखते। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये कितना है हमारे पास में, आई थिंक इन्होंने ये दिया है, ये 4 v नॉट है, दैट ये थ्रेशोल्ड तो v नॉट ही है प्लस काइनेटिक। तो आंसर काइनेटिक का आपको दिख गया होगा, इसको इधर भेज दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी बिकम 3h न्यू नॉट, इसको इधर भेजना सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3h न्यू नॉट, ऑप्शन 3 सिंपल क्वेश्चन। आइए जी और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, दिमाग लगाते हैं दिमाग लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर वाइब्रेशन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, वाइब्रेशन को ध्यान से देखेंगे, क्या हो रहा है इस केस में, इस केस में क्या हो रहा है, इसमें आप देखिए एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। और एम्पलीट्यूड डिक्रीज कौन से में होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है हमारे डैम्प्ड ऑसिलेशन में, किसमें होता है वो, डैम्प्ड ऑसिलेशन में। एम्पलीट्यूड डिक्रीज किसमें होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होगा। और यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड क्या लिखा, बॉब ऑफ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग अलोंग द एयर फ्रिक्शन। तो भैया फ्रिक्शन क्या होगा, रेजिस्टिव फोर्स की तरह काम करेगा, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होंगे। तो मतलब ए का तो 4 है, ए का तो 4 है, क्लियर हो गया है, ए का तो 4 है। अब इसमें से देखो ये इन दोनों में से कोई एक आंसर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला देखिए, यहाँ पर आपको स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव स्लोप किसमें आता है, रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स। ऑलरेडी देखो यार इस आदमी ने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, वापस से पूछ रहा है। तो B का रिलेटेड कौन सा हो गया, B का 3, B का 3 किधर जा रहा है, B का 3, अरे आ गया ऑप्शन 2 आंसर आ चुका है। इसमें देख लो, चलो चेक करते हैं नॉलेज के लिए, चेक करते हैं, ये रहा 3 वाला। अब इसमें क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। ये रहा, ये यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो C का 2 और D वाला बचा के टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है ना। और एनर्जी का कर्व भी आपको पता होगा, देखिए ऑसिलेशन में पढ़ा होगा, ये रहा एनर्जी, ये रहा x, ये रहा, ये किसका कर्व है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, x 0 पोटेंशियल एनर्जी 0, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे क्या होती है, मैक्सिमम। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी का कर्व ऐसा है, और इन दोनों को ऐड करते हो तो टोटल एनर्जी जो मिलती है वो होती है आपके हाफ के ए स्क्वायर, और वो रहती है हमारी कांस्टेंट। तो ये रही आपकी टोटल एनर्जी, ये रही आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये रही आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया सबको। चलिए पढ़ते हैं आगे। आइए जी एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया हुआ है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, वाह जी वाह। The law of radioactive decay states that the number of nuclei undergoing the decay per unit time is inversely proportional to total number of nuclei in the sample। क्या ये देखिए, क्या हमारे को ये बात सही लिखी हुई है ना। अब इस केस में क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ न्यूक्लियई अंडरगोइंग डीके पर यूनिट टाइम, क्या बोला हुआ है, पर यूनिट टाइम। इन्होंने कुछ और ही बोला हुआ है। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डीके लो क्या होता है, dn अपॉन dt, dn अपॉन dt इक्वल टू
माइनस ऑफ लैम्डा है ना। ये क्या हो गया, रेट ऑफ डीके, ये क्या हो गया, रेट ऑफ डीके। और उन्होंने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन, एन का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस उस इंस्टेंट पे प्रेजेंट है। और ये भैया क्या बोल रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो गलत बात है यार, और गलत स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है, तो मेरे को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलो आगे रफ्तार में आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, थर्मो का क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वेशन को देखा और देखते ही पता चल गया कि ये तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। याद करो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में P(V)m इक्वल टू कांस्टेंट। कौन सी इक्वेशन हो गई है ये, पॉलीट्रॉपिक। इसकी प्रोसेस इक्वेशन लिख दीजिए, क्या होगा, T1/T2 इक्वल टू, है ना, यहाँ पे आ जाएगा P1/T2 इक्वल टू, ये होगा P1/P2 का पावर m-1/m इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा V2/V1 का पावर m-1। क्लियर है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम के साथ में। m क्या है यहाँ पे, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या है m यहाँ पे, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स जो है हो जाएगा, m क्या हो गया यहाँ पे, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेशर, इनमें रिलेशन दिया है, इसमें सब कुछ, ये चारों रिलेशन अभी दिख रहे हैं। आपका m कितना है, m यहाँ पर हमारे पास में प्रोसेस में कितना है, 2। तो आप रख के देख लीजिए, तो क्या आएगा, T1/T2 वॉल्यूम के साथ देखते हैं, V2/V1 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, तो V2/, अरे जी इनवर्स रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इनवर्स रिलेशन आ रहा है मतलब अगर T1 ग्रेटर हुआ T2 से, तो V2 को भी ग्रेटर होना पड़ेगा V1 से, ऐसा वैसा भी हो सकता है। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, देन T1 इज ग्रेटर देन T2। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 मिल गया भैया। अगर मैंने ये कंडीशन निकाली, प्रेशर को तो चेक करने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम को चेक किया, ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। क्लियर हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लेट r1 द रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, r2 इज द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन्स इन द बोर्स मॉडल। भैया बोर्स मॉडल के अंदर अगर ऑर्बिट नंबर की बात हो रही है तो एक सिंपल सा रिलेशन है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फॉर्मूला गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। इनवर्स रिलेशन आता है, डायरेक्ट रिलेशन आता है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है ना। इनवर्स रिलेशन आता है या डायरेक्ट रिलेशन आता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट रिलेशन आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। v के लिए, v मतलब वेलोसिटी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। n मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ऑर्बिट नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट नंबर बोलते हैं। और E जो है, एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी हमारे पास में 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट जो है, अभी आप इस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R1/R2 इक्वल टू n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर। n1 कौन सा है यहाँ पे, ये किसमें है, सेकेंड स्टेशनरी में, ये किसमें है, फोर्थ में। यहाँ 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया 1/4, 1/4 इक्वल टू 0.25, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाह जी वाह, बहुत देर से देख रहा था, रोटेशनल का क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आ गया रोटेशनल का क्वेश्चन। एनर्जी आ गई हमारे पास, एनर्जी दिया हुआ है, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 rpm टू 360 rpm, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक चीज याद रख लो, वर्क एनर्जी थ्योरम सुना है, हाँ जी, यहाँ पर वही लगाना है। जब भी एनर्जी में चेंज दिख रहा हो तो दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू वर्क। और यहाँ पर वो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, वो एनर्जी स्पेंड जो चेंज, वर्क इक्वल टू दैट एनर्जी एंड दैट इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कितना दिया हुआ है, वो एनर्जी जो हमारा लॉस हुआ है वो 484,
वो दिया है 484 और दैट इक्वल टू 1/2 I इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 I इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर। फॉर्मूला दे दिया, I मिल जाएगा। अब ओमेगा 2 ओमेगा 1 ये रेडियन में है, यहाँ हमें आरपीएम में दिया हुआ है। आरपीएम से रेडियन में जाने का फॉर्मूला 2πn/60 होता है। क्या होता है? 2πn/60 होता है। तो ये n, ठीक है, और ये यहाँ से 2πn/60 वैल्यू पुट कर देना, फॉर्मूले में रख देना, आंसर मिल जाएंगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। इज बीइंग यूज्ड बाय एन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व अ प्लैनेट इन अ नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब सबसे पहली बात टेलीस्कोप की बात करते हैं। टेलीस्कोप के अंदर मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है -f0/UE। कितना होता है? -f0/UE। और फाइनल इमेज जो है, ये फॉर्मूला याद रखना है। UE क्या होता है? UE क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस लेंस, ठीक है ना। f0 क्या हो गया? FO क्या हो जाएगा? ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इमेज जो है, फाइनल इमेज जो है, अगर वो D पे बन रही है, D का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये याद होगा आपको, सबको पता रहेगा, है ना। और मैग्नीफाइंग पावर जो है उसका फॉर्मूला जो है, उस केस में ये जो फॉर्मूला है अगर D पे बनता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज -f0/FE ब्रैकेट में 1 + FE/D। D आपको पता है 25 सेंटीमीटर रहता है। MP इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू माइनस, इधर क्या होगा जब इंफिनिटी में बन रही हो, और ये जो जब इमेज इंफिनिटी में बनती है मतलब कौन सा एडजस्टमेंट होता है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या इस क्वेश्चन में हमें यही वाला एडजस्टमेंट यूज करना है? यस, नॉर्मल एडजस्टमेंट ही हमें यूज करना है यहाँ पर, विच फॉर्मूला इज -f0/FE। और ये L क्या हो जाएगा? ये L जो है वो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का भी फॉर्मूला मैंने आपको दिया है ना। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इस केस में f0 + FE, इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप f0 + UE रहता है। क्लियर हो गया है? तो आपको इस केस में ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये देखो यार क्या होता है, मल्टी करेक्ट की इच्छा होती है लेकिन बना नहीं पाते हैं, तो उस केस में ऑप्शन ऐसे लिखते हैं और फिर इन चारों में से हमें ढूंढना है। तो यार मैं क्या बोलता हूँ, पहले आप एक देख लीजिए। सबसे पहले आपको डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस वो दिया हुआ है 20.02। अब वो कैसे निकाल सकते हैं? ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस मतलब आपको लेंथ निकालना है, ठीक है। और आपके पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों का फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों का फोकल लेंथ जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको L निकालना है, तो सीधा f0 + FE करिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट। f0 कितना है? 20 है। FE कितना है यहाँ पर? 0.02 है, सेंटीमीटर में था, 2 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, 20.02 आ गया। आंसर कितना रहेगा? 20.0। तो एक तो क्लियर हो गया, मतलब इसका मतलब 1 और 4 में से रहेगा। उसके बाद जैसे ये हो जाए, स्मार्टली दिमाग लगाना। अपर्चर ऑफ आईपीस इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यार दोनों का 1 और 4 में से ए ऑप्शन तो कॉमन हो गया, तो यहाँ काम हमारा बन चुका है बेटा, ठीक है ना। बी दोनों का सेम ही है, अब सी और डी में से एक है। अपर्चर ऑफ आईपीस इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्टिव, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। कैप्टन जैक स्पैरो, याद करो, वो ऐसे करते हैं कि आपके पास में जो है वो लेंस छोटा है और जो ऑब्जेक्ट के पास में है ना, वो लेंस बड़ा था, तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होता है एज कंपेयर टू दी आईपीस। और यही बात उन्होंने लिखा है कि आईपीस का अपर्चर स्मॉलर है ऑब्जेक्टिव से, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसीलिए मेरा आंसर क्या है? 4th वाला। कुछ कैलकुलेशन नहीं करूंगा, टाइम को सेव करूंगा। आइए जी, एक और क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? एट एनी इंस्टेंट टू एलिमेंट्स x1 and x2 हैव द सेम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स। हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास में डी के कांस्टेंट x1 x2 दोनों दिया हुआ है और रेशियो ऑफ देयर एटम्स बिकम 1/e। तो यार आपको एक फॉर्मूला पता होगा, n = n0 e⁻⁻ λt। ये फॉर्मूला क्यों ना यूज करें यार, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ n1 आ जाएगा, n0 नंबर ऑफ रेशियो हो जाएगा, डी के कांस्टेंट पहले वाले x1 में कितना है? 10 लैम्डा हो गया यहाँ पे, ठीक है। और देन द टाइम रिस्पेक्ट डी के x1 x2 दिया हुआ एट एनी इंस्टेंट, सेम इंस्टेंट है, माय डियर टाइम सेम रखना है,
n2 डेट इक्वल टू क्या हो गया n नॉट e टू दी पावर माइनस यहाँ पे क्या है ये लेमडा ही देखिए इसको लेमडा है इनटू टी इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट का रेशियो n2 का रेशियो दिया हुआ 1/e तो बस कंपेयर करो n नॉट से n नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या इसको एक बार काम कीजिए नीचे लेके आइए 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस लेमडा टी ये नीचे आया तो प्लस 10 लेमडा टी इक्वल टू 1 अपॉन e कंपेयर कर लीजिए यार पावर कितने आएगी यहाँ पे आएगी 9 लेमडा टी आ गया है दैट इक्वल टू 1 अपॉन तो कंपेयर करोगे तो पावर दिख रही है इसकी पावर और इसकी पावर को कंपेयर करो इसकी पावर 1 है तो 9 लेमडा टी इक्वल टू 1 तो टी इक्वल टू 1 अपॉन 9 टाइम सेम क्यों लिया एट एनी इंस्टेंट दोनों का टाइम जो है वो सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा किससे रिलेटेड है ऑर्गन पाइप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ऑर्गन पाइप से रिलेटेड है। ऑर्गन पाइप के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ऑर्गन पाइप जो है हमारे पास में दो टाइप के होते हैं ओपन होता है एक क्लोज होता है। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो कितना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे v/2l होती है और इसके अंदर v/4l होती है। v का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड इन अगर हम जो भी मीडियम होगा उस मीडियम के अंदर है ना स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मोस्टली जब है ऑर्गन पाइप के अंदर एयर रहता है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला क्लियर ओवरटोन के बारे में भी फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज p + 1 * n n मतलब क्या हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ हो जाएगा 2 + 1 * n क्लियर है। और इसमें सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं इसमें ओनली ओड हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। चलिए यहाँ फटाफट रफ्तार में आते हैं। यहाँ पर टाइम का गेम दिया हुआ है ना सॉरी यहाँ टेम्परेचर का गेम दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है यहाँ 90 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। क्या टेम्परेचर की वजह से क्योंकि लेंथ तो सेम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है सेम मोड पे है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट द सेम मोड मतलब दोनों का जो है जो भी फ्रीक्वेंसी मोड है वो सेम रहने वाला है। तो सब कुछ गेम किस पे डिपेंड कर रहा है v पे। क्या v जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है यस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ टेम्परेचर। याद हो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है √ ऑफ गामा t अपॉन m मतलब क्या हो गया यहाँ पे मोलार मास। ठीक है ना गामा मतलब क्या हो गया हमारा वो जो कांस्टेंट हो गया एलिवेटिव कांस्टेंट क्लियर है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे सीधा लिख लीजिए v1 अपॉन v2 क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं n1 अपॉन n2 दैट इक्वल टू 2l से ये कौन सा वाला है हमारा ऑर्गन पाइप दिया हुआ है आई थिंक लेंथ से लेंथ तो जो है हमारा वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 4l से 4 क्लोज वाला है ये ठीक है ना 4l से 4l क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना v1 अपॉन v2 रहेगा और v1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो t1 अपॉन t2। याद रहे टेम्परेचर को किस में रखना है केल्विन में। किस में रखना है केल्विन में क्लियर है। अब यहाँ पर आपके पास में क्या दिया हुआ है n1 दिया हुआ है जो है 400 n2 हमें निकालना है ठीक है। और इसका टेम्परेचर जो है वो भी हमें दिया हुआ है 300 तो आप 300 केल्विन बोल सकते हो 27 डिग्री सेल्सियस है केल्विन में यहाँ सब्स्टिट्यूट करें 90 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में कन्वर्ट करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करें आपको क्या मिल जाएगा v2 मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसके ऊपर बेस्ड है वापस से हमारा केटीजी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी मतलब उनका वॉल्यूम सेम है टेम्परेचर भी उनका सेम है प्रेशर भी उनका सेम है। फर्स्ट वेसल के पास में हीलियम है सेकेंड जो कंटेनर है उसमें हमारे पास में फ्लोरीन दिया हुआ है और थर्ड के अंदर जो है हेक्साफ्लोराइड है पोलो एटॉमिक है। हमें इसमें से बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दी फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होने वाला है। यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। ये फॉर्मूला हमारे पुराने वाले क्वेश्चन का था लास्ट जो भी हमने क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो माय डियर यार क्या फॉर्मूला है VRMS का फॉर्मूला क्या होता है VRMS का फॉर्मूला होता है √ ऑफ 3p/ρ। दूसरा फॉर्मूला 3kBT अपॉन स्मॉल m मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और तीसरा फॉर्मूला √ ऑफ 3RT अपॉन कैपिटल M का मतलब होता है मोलार मास। अगर मैं आपसे पूछूं का बेस्ट कंपैरिजन यहीं से हो मोलार मास से हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम
दूसरा कौन सा है, फ्लोरीन, है ना। और फिर कौन है हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास फ्लोरीन हो गया है, और ये हो गया है सल्फर जो है हमारे पास M3 हो गया है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसमें से सबसे कम मास किसका होगा, तो आप बोलेंगे हीलियम का। और अगर जिसका मास, इनवर्स रिलेशन है, जिसका मास अगर मोलार मास अगर कम होगा तो उसका VRMS क्या होगा, ग्रेटर। तो यहाँ VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m है। तो हीलियम का मोलार मास सबसे कम है, तो उसका जो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड लार्जेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आई नो आप लोग जो है थक गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ अपने डिस्कस किए गए। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बस क्या दिया हुआ है, 2 रोड्स, 1 मेड ऑफ कॉपर, 1 मेड ऑफ स्टील। ये रहा कॉपर, ये रहा स्टील, आर जॉइंट टुगेदर। थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की दी हुई है। ये कितना है, कॉपर की 385, स्टील की कितना दिया हुआ है, 50। उसके बाद में इधर वाला जो है फ्री एंड कॉपर का 100, इधर कितना दिया हुआ है, 0। ये कितना है, थीटा। तो यार जब भी सीरीज में होते हैं ना, जैसे करंट सीरीज में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वैसे ही रेट ऑफ हीट कांस्टेंट रहती है। तो जो कॉपर में रेट ऑफ हीट रहेगी वही स्टील में रहेगी। तो आपको रेट ऑफ हीट का फॉर्मूला पता होगा, KA dt, है ना, Q/T। रेट ऑफ हीट का फॉर्मूला होता है KA डेल्टा T अपॉन x। x मतलब क्या हो गया, ये थिकनेस, ये लेंथ, ये दोनों में ही यहाँ पर तो क्या है, सेम है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है 100 - 0, ये लेंथ L है, यहाँ कॉपर का K1, एरिया भी आई थिंक सेम है ना, एरिया भी यहाँ पे सेम है। और इधर आ जाएगा K2, स्टील के लिए K2 हो गया, एरिया यहाँ पर भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, थीटा -0 डिवाइड बाय L, L से L कट, A से A कट, इक्वेशन बन जाएगी K1 इन ये आ गया 100 माइनस थीटा और इक्वल टू K2 इंटू थीटा। अब आपको K1 का वैल्यू रखना है, K2 का वैल्यू रखना है, आपको यहाँ से थीटा मिल जाएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, सब्स्टिट्यूशन आप करें। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जो फॉर्मूले मैंने बताया है, वो फॉर्मूलेज आप लिख दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।